Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking a lecture of material science and metallurgy. This is the second lecture of heat treatment processes, right? So, in the previous lecture, we tried to understand about the uh, basic definitions of heat treatment, right? What is the definitions of heat treatment? What is the purpose of heat treatment? Why we are doing the heat treatment process and the different metals, right? And we tried to understand the different various classifications or some kind of the types of the heat treatment processes. So, and in the last uh, at the last of our yesterday's lecture, we try to understand basic about the annealing process. So, as per the classifications of the heat treatment process, we start the discussions on the annealing process. So, based on the annealing process, I try to explain you some of the basic recap on the annealing process. So, the annealing process of the heating a metal which is in a metastable or a distorted structure state. जो हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है एनलिंग नाम की, राइट, वो किस तरीके की मेटल के ऊपर की जा सकती है? मेटल जो एक मेटास्टेबल स्टेट के अंदर है और जिसका जो बेसिक अभी जो स्ट्रक्चर्ड है ना, वो कोई ना कोई प्रोसेस करने की वजह से जो है वो एक डिस्टोर्टेड जो है वो स्ट्रक्चर स्टेट के अंदर अभी कंडीशंस है उसकी, राइट? क्योंकि इसके पीछे का जो रीज़न है, इसके पीछे किसी ना किसी तरीके की जो है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई है, इसलिए उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टोर्शंस जो है वो ऑब्जर्व हुआ है टू अ टेम्परेचर विच विल रिमूव द इंस्टेबिलिटी और द डिस्टोर्शंस। अब ये उस टेम्परेचर के ऊपर किया जा सकता है जिसकी वजह से जो है वो इंस्टेबिलिटी जो है क्रिस्टल्स के अंदर, एटम्स के अंदर, वो दूर हो सकती है, डिस्टोर्शन जो है वो दूर हो सकता है, एंड देन द कूलिंग इज so that the room temperature structure is stable and it's strain free। यानी और मैं आपको इसको आसानी से एक बार समझाने की कोशिश करूं तो इसके अंदर मेटल को आपको हीट करना है। क्यों? क्योंकि मेटल के ऊपर जो प्रीवियसली काफ़ी सारी प्रोसेस हुई थी, जैसे मशीनिंग प्रोसेस हो गई, वेल्डिंग प्रोसेस हो गई, कास्टिंग प्रोसेस हो गई, उसके वजह से उसके अंदर जो है वो मेटास्टेबल जो स्टेट होता है, उस स्टेट के अंदर थोड़ा सा डिस्टोर्शंस, यानी कि जो उसके क्रिस्टल्स जो है वो डिस्टोर्ट हुए, ब्रेक हुए, राइट? उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ है। अब इसको रिमूव करने के लिए आपको उसको उस टेम्परेचर रेंज के ऊपर हीट करना पड़ेगा जिस टेम्परेचर रेंज के ऊपर उसकी जो अनस्टेबिलिटी है, जो जो क्रिस्टल अनस्टेबल हुआ है, डिस्टोर्शन हुआ है, वो ठीक हो जाए। और उसको जैसे आप हीट करोगे, आप उस टेम्परेचर के ऊपर हीट करके थोड़े टाइम के लिए जो है वो आप वहाँ पे स्टेबल कर दोगे। उसके बाद उसका जो कूलिंग होगा वो रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको कूलिंग करना है, राइट? दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एनलिंग प्रोसेस। सो the process of heating of the metals to a temperature which is slightly above the critical temperatures and then the cooling which is very slowly। अब इसके अंदर जो है वो हीटिंग करना है, वो किस टेम्परेचर रेंज के ऊपर करना है, तो कि वो बेसिकली वो डिपेंड्स करता है कि मेटल जो है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है। पर फिर भी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टील, तो स्टील को आपको कहाँ तक हीट करना है, यानी आपको एटलीस्ट जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, वहाँ तक तो आपको हीट करना ही पड़ेगा। तभी जो है वो जो डिस्टोर्शंस प्रोड्यूस हुआ है, वो डिस्टोर्शन जो है वो वहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। देन यू हैव टू डू ए स्लोली कूलिंग इन अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी आपको उसको हवा के अंदर खुला नहीं छोड़ना है, एक क्लोज चैम्बर के अंदर। एक फर्नेस हो गया आपका, तो फर्नेस के अंदर फर्नेस बंद कर दीजिए, राइट? अब उसको फर्नेस के अंदर हीट नहीं करना है। अब हीट बंद कर दिया, उसके बाद वो धीरे धीरे 7-8 घंटे के बाद वो थोड़ा कूल होके ठंडा हो जाएगा। इसके पर्पसेस क्या है, ये करने से क्या फ़ायदा हो सकता है? यानी इससे एनलिंग प्रोसेस करने से जो है
इसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर्स है वो ग्रेन्स यानी फाइन ग्रेन्स होता है, कोर्स ग्रेन यानी बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, वो एक तरीके के दोनों में है। जो आपका अगर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर हो तो फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन हो तो कोर्स ग्रेन, पर वो जो ग्रेन्स है वो इवन ग्रेन्स हो जाएंगे, राइट, एक तरीके से ग्रेन उसमें बन जाएंगे। देन द इंटरनल स्ट्रेसेस अगर यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हुए तो इंटरनल स्ट्रेसेस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। देन टू रिड्यूस द हार्डनेस एंड इंक्रीज द डक्टिलिटी, हार्डनेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है और डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देन आफ्टर द एनलिंग द मेटल इज बिकम एज ए सॉफ्ट, राइट, अब हार्डनेस जो है वो रिड्यूस हुई, उसकी वजह से मेटल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा एंड विच इज़ सच इम्प्रूव इट्स मशीनबिलिटी। अब उसको जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर उसको मशीनिंग करना उसके ऊपर काफ़ी सारे मशीन को लेके, जैसे आपका लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, टेपर मशीन हो गया, शेपर मशीन हो गया, प्लानर हो गया, राइट, ग्राइंडिंग मशीन हो गए, उस तरीके से उसके ऊपर कोई भी मशीनिंग प्रोसेस करना जो है वो इजी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनलिंग प्रोसेस। अब जो बेसिकली जो एनलिंग प्रोसेस होती है वो बेसिकली 4 टाइप की एनलिंग प्रोसेस होती है। किस तरीके से? जो फर्स्ट विच इज़ द स्ट्रेस एनलिंग, सेकेंड विच इज़ द प्रोसेस एनलिंग, थर्ड विच इज़ द स्पेरोडाइजिंग एनलिंग, and fourth which is the full annealing process, and fourth which is the full annealing process। अब उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आपके पास प्रोसेस एनलिंग करके फर्स्ट मेरे पास प्रोसेस है और उसके लिए मुझे ग्राफ दिया गया है, राइट। अब प्रोसेस एनलिंग प्रोसेस जो है इसके अंदर आप ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राफ जो है वो एक्स एंड वाई एक्सिस के अंदर जो है वो ग्राफ को प्लॉट किया गया है, राइट। एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन है जो कि आपके स्टील के लिए अभी ये ग्राफ बना है, राइट। स्टील के अंदर जो है नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 2% तक कार्बन रहते हैं, राइट। 0 से लेके 0.8 तक जो परसेंट ऑफ कार्बन रहेंगे उस स्टील को जो है हम लोग हाइपोयूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। जिस स्टील के अंदर 0.8% से लेके 2% तक कार्बन परसेंटेज रहेंगे उस स्टील को जो है हम लोग हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बोलेंगे, राइट। अब ये जो है नीचे की जो आपको एक्स एक्सिस है उस पर परसेंटेज ऑफ कार्बन दिए हैं, राइट। वाई एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में दिए गए हैं। तो अब आप देखोगे कि जैसे ही आपके पास कोई भी दोनों तरीके के जो स्टील्स हैं, सपोज आइदर इट इज़ हाइपो आइदर इट इज़ हाइपर, तो जैसे ही आप उसको हीट करने का स्टार्ट करोगे तो प्रोसेस एनलिंग जो है वो किस रेंज में किया जा सकता है आप देखोगे तो जो 700 डिग्री जो वाला पोर्शन है ना, 700 डिग्री वाला पोर्शंस, वहाँ पे एक ब्लू लाइन जो है वो खींचा गया है। ब्लू लाइन के अंदर प्रोसेस एनलिंग लिखा गया है, यानी आप देखोगे तो 650 डिग्री के ऊपर, यानी 650 भी नहीं, मैं थोड़ा और ज़्यादा बोल सकता हूँ, 680 डिग्री से लेके 720 या 30 डिग्री तक, 720 या 30 डिग्री तक अगर आप स्टील को जो है वो हीट करोगे, देन उस स्टील को आप हीट करके फिर उसको रूम टेम्परेचर के अंदर खुला छोड़ दोगे तो फिर उस प्रोसेस को जो है वो प्रोसेस एनलिंग प्रोसेस से पहचाना जाता है। अब आप देखोगे कि प्रोसेस एनलिंग के अंदर, राइट, अब प्रोसेस एनलिंग जब होगा तब आप जैसे ही हाइपो और हाइपर दोनों को आप जैसे ही हीट करोगे तो आप दोनों को हीट करोगे तो आप देखोगे कि जैसे हाइपो के अंदर जो है वो इनिशियल फेजेस के अंदर जो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा स्टील का, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फेराइट एंड परलाइट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फेराइट एंड परलाइट। लाइक सेम वाइज अगर मैं हाइपर की बात करूं तो उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा उस स्ट्रक्चर के अंदर सीमेंटेड प्लस परलाइट जो है वो स्टील के स्ट्रक्चर्स में आपको ऑब्जर्व होगे। और ये रेंज के ऊपर जो है वो आपको प्रोसेस एनलिंग जो है वो ऑब्जर्व और उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इस रेंज के ऊपर प्रोसेस एनलिंग जो है प्रोसेस की जाती है, विच इज़ बिटवीन द 680 डिग्री टू 720 और 725 डिग्री
के रेंज के ऊपर आप अगर स्टील को हीट करोगे तो उस प्रोसेस को हम लोग प्रोसेस एनलिंग से पहचाने जाते हैं, राइट। अब प्रोसेस एनलिंग जो है वो क्या चीज़ है, तो कि द प्रोसेस एनलिंग विच इज़ द सब क्रिटिकल एनलिंग जो है उसको हम लोग सब क्रिटिकल एनलिंग बोल सकते हैं, विच इज़ नॉर्मली डू टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वर्क। इसके ऊपर सपोज कोई कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हुई है, जैसे रोलिंग प्रोसेस हो गई, दो रोल के बीच आपने सपोज दो रोलर के बीच से आपको सपोज आपने कुछ ऐसी प्लेट जो है वो पास की और उसको रोलिंग करने की कोशिश की, तो एक तरीके से आपने वहाँ पे कोई भी हीटिंग प्रोसेस अप्लाई नहीं किए और बिना हीटिंग प्रोसेस अप्लाई किए आपने उस प्लेट को शेप डिफरेंट शेप में कन्वर्ट जैसे बैंड करने की कोशिश की, दैट ऑपरेशन विच इज़ कॉल्ड एज ए कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन। तो इस प्रोसेस से प्रोसेस एनलिंग प्रोसेस से जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंदर जो इफेक्ट क्रिएट होती है ना, वो इफेक्ट जो है वो उससे रिमूव हो जाती है। टू सॉफ्टन द मटेरियल विच इज बिकम एज ए सॉफ्टर एंड विच इज परमिट ए फर्दर कोल्ड वर्किंग इन द शीट एंड द वायर इंडस्ट्रीज। जैसे आपको कोई मेटल के तार बनाने हैं, स्ट्रिप बनानी है, तो अगर आप प्रोसेस एनलिंग कर लोगे ना, तो प्रोसेस एनलिंग से क्या हो जाएगा कि वो मेटल जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आप कोई भी कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन फिर से कर सकते हो और उसके बाद उसमें से आप वायर स्ट्रिप्स वगैरह कुछ बना सकते हो। देन द फेरस एलॉयज आर हीटेड टू अ टेम्परेचर विच इज़ बिलो द 723 डिग्री सेल्सियस, यानी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, यानी मैंने आपको वही चीज़ बताई कि आपको 680 डिग्री से लेके आपका टेम्परेचर रेंज हो गया आपका 725 तक, यानी 723 तक। उस बीच में जो उसको अगर हम मेटल को हीट करते हैं, स्टील को हीट करते हैं, तो फिर उस प्रोसेस को जो है वो हम लोग प्रोसेस एनलिंग से पहचाने जाते हैं। So the ferrous alloys are heated to the temperature which is below the 723 degrees Celsius in the range of 550 degree to 650 degree and then which is cooled usually in air to soften the alloy for the further cold working process। अब उसको जैसे हीट करके आपने कुछ टाइम तक वहाँ पे रखा और जैसे अब हीटिंग बंद कर दिया, तो उसके बाद हीटिंग के बाद उसको एयर के अंदर, नॉर्मल एयर के अंदर उसको कूल होने देना है, कोल्ड होने देना है, राइट। उसके बाद आप फिर से उसके ऊपर कोई अगर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करनी है तो फिर कर सकते हैं, यानी आपने जो प्रीवियस प्रोसेस की उसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए थे वो स्ट्रेसेस जो है वो वहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। देन द अनदर विच इज़ द एसोसिएटेड विद द पार्शियल रिक्रिस्टलाइजेशंस ऑफ द डिस्टोर्ड फेराइट। अब जैसे ही आपने हीटिंग प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट किया तो आप देखोगे तो हाइपर के अंदर जो है, सॉरी हाइपो के अंदर जो है वो बेसिक आपको जो स्टील है उसका जो स्ट्रक्चर है वो फेराइट स्ट्रक्चर मिल रहा है, राइट। ब्लू कलर के अंदर लिखा है फेराइट, राइट। जो फेराइट जो है उसकी जो क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स, राइट, वो क्रिस्टल जो है वो इस तरीके के हीटिंग करने से, यानी प्रोसेस एनलिंग प्रोसेस करने से उसके अंदर रिक्रिस्टलाइजेशंस, जो क्रिस्टल्स हैं वो टूट के दूसरे नए क्रिस्टल्स में फॉर्म होने लगेंगे। क्रिस्टल जो है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा इस तरीके के हीटिंग से, राइट। और जो भी फेराइट के जो क्रिस्टल्स थे जो डिस्टोर्ड हो चुके थे, टूट चुके थे, वो रिक्रिस्टल होके नए बन जाएंगे। सो इट इज डजंट इन्वॉल्व एनी फेज चेंजेस, it is doesn't involve the phase changes and the constituent ferrite and cementite which is remain present in the structural throughout the process। तो ये था प्रोसेस एनलिंग। नाउ जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये ग्राफ जो है वो आपको थोड़ा एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो ग्राफ है, राइट। ये ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो कार्बन परसेंटेज है और दूसरी साइड वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो टेम्परेचर है, वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो है वो आपको लिखे हुए ऑब्जर्व हो रहे हैं, राइट। ये जो आपको ग्राफ है वो ग्राफ जो बेसिकली जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये बेसिकली ग्राफ जो है वो बेसिकली आपके आईसी डायग्राम जो हमने कल लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था
उसी में से जो है वो आईसी डायग्राम का एक पोर्शन निकाल के ये हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस चार्ट जो है वो बना है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के ऊपर जो है वो आपको अलग अलग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो ऑब्जर्व हो रही है। सो आप देखोगे कि जब कार्बन के परसेंटेज 0 से लेके 0.8 तक है, राइट, उसमें अगर आप हीट ट्रीटमेंट करोगे देन दैट प्रोसेस विच इज डेजिग्नेटेड एज ए प्रोसेस एनालिंग, right? If your steel which have the carbon percentage which is more than 0.8 percentage to maximum 2 percentage, in that conditions if you heat the steel to below the critical temperature which is the 723 degrees Celsius, right, then in that condition that process which is known as a spheroidizing annealing process, right? If you heat the steel which is above, अब मैं यहाँ से लिमिट को चेंज कर रहा हूँ। अब तक की जो पहले वाली जो दो प्रोसेस थी वो कैसी प्रोसेस थी, जहाँ पे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे और वहाँ फोकस कर रहे थे परसेंटेज ऑफ कार्बन के ऊपर। एक प्रोसेस ऐसी थी कि जो हाइपो के ऊपर की जा सकती थी, एक प्रोसेस ऐसी थी जो हाइपर के ऊपर की जा सकती थी। एक को प्रोसेस एनालिंग बोलते हैं, एक को स्पेरोडाइजिंग एनालिंग बोलते हैं। अब मैंने टेम्परेचर रेंज को इंक्रीज कर दिया, यानी हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चले गए और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है। वहाँ जो प्रोसेस की जाती है दैट इज कॉल्ड एज ए फुल एनालिंग प्रोसेस और दी हार्डनिंग प्रोसेस, विच इज कॉल्ड एज ए फुल एनालिंग प्रोसेस और दी हार्डनिंग प्रोसेस। और इसके बाद जैसे अपना एनालिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है वो एक प्रोसेस आती है इसके अंदर नॉर्मलाइजिंग। अब जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है वो किस टेम्परेचर रेंज के ऊपर की जाती है, तो कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो है वो प्रोसेस ये की जाती है, राइट। सो इसको और आगे देखेंगे। नाउ सेकेंड विच इज द स्पेरोडाइजिंग एनालिंग। अब स्पेरोडाइजिंग एनालिंग किसको बोलते हैं, तो स्पेरोडाइजिंग एनालिंग विच इज इन्वॉल्व subjecting to the steel to a selected temperature, to a selected temperature. A spheroidizing annealing which is involve subjecting to a steel के ऊपर किया जाता है, और which is subjected to a selected temperature which is near to the formations range, which is the near to the formations range to produce a spherical और ए ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ द कार्बाइड्स इन द स्टील। ये प्रोसेस करने से जो है जो उसके जो क्रिस्टल्स है विच इज़ बिकम एज ए स्पेरिकल स्पेरोडियल, यानी वो जो है क्रिस्टल वो स्पीयर शेप के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और ग्लोबुलर यानी जो जैसे अपना वाटर के ड्रॉप्स नहीं होते हैं, वाटर के ड्रॉप्स, राइट, वो उसको ग्लोबुलर बोलते हैं, राइट। वो शेप के अंदर जो है वो आपके स्टील के अंदर जो है वो कार्बाइड जो है वो फॉर्म होते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, तो मैं और आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेरोडाइजिंग एनालिंग करने से जो है वो नॉर्मली ये चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस की कि जो स्पेरोडाइजिंग एनालिंग है वो किस टेम्परेचर रेंज के ऊपर की जा सकती है। यानी ये स्पेरोडाइजिंग एनालिंग जो है वो फिर से विच इज़ डन which is below the lower critical temperature, but when the percentage of carbon which is 0.8 to 2%, यानी percentage of carbon जो है वो increase हुआ है। इसलिए इसके पीछे का जो कार्बाइड जो है वो फॉर्म होने का पीछे का जो बेसिक रीज़न है ये वही है कि इसके अंदर जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज़ है, राइट, इंक्रीमेंटल मोड में है। तो इंक्रीमेंटल मोड की वजह से जो है इसके अंदर कार्बाइड फॉर्म हो रहा है। सो हाउ इट इज़ हेल्पफुल, तो ये जो प्रोसेस है इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी। सेकेंड विच इज़ इम्प्रूव ए सरफेस फिनिश ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। द फर्स्ट विच इज़ इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, सेकेंड विच इज़ इम्प्रूव ए सरफेस फिनिश ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। ये जो है वो सरफेस फिनिश जो है वो भी इम्प्रूव करता है मशीनिंग प्रोसेस के अंदर। थर्ड, इट इज़ फैसिलिटेट ए सब्सिक्वेंट कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन। इस ये प्रोसेस करने के बाद जो है वो सब्सिक्वेंट जो है वो कोल्ड वर्किंग अगर आपको प्रोसेस करनी है मेटल के ऊपर तो आप फिर कर सकते हैं इस ये ख़त्म हो जाने के बाद। देन इट्स मेक ए सॉफ्टन द टूल स्टील। जो टूल स्टील होता है जिससे जैसे आपका लेथ का टूल हो गया उसको सॉफ्टन कर देता है। एंड
सम ऑफ द एयर हार्डनिंग ऑफ द एलॉय स्टील, राइट। और उसको जैसे हीट करके आप एयर के अंदर कूल करोगे तो फिर उसके बाद वो फिर से हार्ड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को जो है वो एयर हार्डनिंग प्रोसेस जो है वो बोला जाता है। देन it also prevents a cracking of the steel during the cold forming operations. तो ये जो है वो क्रैक फॉर्म्स होने से भी ये आपके स्टील को जो है वो बचाता है। जो क्रैक जो है वो कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस की वजह से जो है वो फॉर्म होने के जो चांसेस है, यानी आप बार बार कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस जो है वो इस मेटल के ऊपर सपोज रोलिंग बैंडिंग वो सब करते रहते हो, तो इसकी वजह से जो है वो क्रैक फॉर्म होने के चांसेस होते हैं, राइट। पर अगर आप ये स्पेरोडाइजिंग एनालिंग करके अगर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करोगे तो फिर उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे जो है वो ये चीज़ जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं कि इसके अंदर क्रैक जो है वो फॉर्म हो, एंड विच इज़ ऑब्टेन ए डिजायर्ड स्ट्रक्चर फॉर द सब्सिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट, और एक डिजायर्ड स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द स्पेरोडाइजिंग एनालिंग? सो extensively employed for the high carbon tool steel to transport the lamellar parlitic जो है cementate into the spheroidal steps। यानी ये जो स्पेरोडाइजिंग एनालिंग है वो नॉर्मल तरीके से जो टूल बनाने जो होते हैं हाई कार्बन स्टील के, उसके अंदर जो लैमिनर स्ट्रक्चर होता है उसको जो है वो परलिटिक या फिर सेमेंटिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो है वो ये प्रोसेस है वो स्पेरोडाइजिंग एनालिंग प्रोसेस जो है वो की जा सकती है। देन व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ द स्पेरोडाइजिंग एनालिंग? तो you have to heat the steel and then holding it to the prolonged at the temperature which is just below the sorry just below the 723 डिग्री सेल्सियस। यानी मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी थी उस ग्राफ के ऊपर से कि इसके अंदर आपको जो स्टील को जो हीट करना है उसके बाद उसको एक नियत समय तक जो है उस टेम्परेचर रेंज को आपको वहाँ पे स्टेबल उसको होल्ड करना है। और ये जो इसका जो टेम्परेचर लिमिट है विच इज़ बिलो दी 723 डिग्री सेल्सियस विच इज़ दी 650 to 700 डिग्री सेल्सियस। अब इस तरीके का जो आपका स्टील है तो आप स्टील के अंदर जो है वो आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर इसका इमेज देखोगे तो पहले जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस किया था तो उसके अंदर जो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर थे, तो आपको जो पहला वाला जो छोटा फिगर दिख रहा है तो इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ थी कि जो आपके क्रिस्टल्स थे वो एक दूसरे के साथ बटे हुए दिख रहे थे, राइट। एक तरीके के आपके क्रिस्टल नहीं दिखे, कोई क्रिस्टल जो है वो छोटा है, कोई क्रिस्टल बड़ा है, कोई बहुत बड़ा क्रिस्टल्स है। तो जैसे ही हमने स्पेरोडाइजिंग एनालिंग की तो आप देखोगे कि जो क्रिस्टल जो है वो उसके अंदर उसके साइज के अंदर जो है वो फॉर्मेशंस आपको दिख रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो आपको दिख रहे हैं, राइट। एक तरीके के जो है वो सिमेंटिक पार्टिकल्स जो है वो सिमेंटिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखना ऑब्जर्व हो जाएगा। देन द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द एनालिंग प्रोसेस विच इज द फुल एनालिंग प्रोसेस। नाउ the full annealing process which is just above the lower critical temperature, वो हमने पहले ही डिस्कस किया था, मैंने आपको उस ग्राफ के फॉर्म के ऊपर से ही बताया था कि अब तक जो प्रोसेस थी, दो प्रोसेस यानी प्रोसेस एनालिंग और स्पेरोडाइजिंग, वो कहाँ पे होती थी तो कि आपके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज के नीचे होती थी, राइट। और उसमें मैटर करता था क्या चीज़ करती थी, उसके जो परसेंटेज ऑफ कार्बन थे वो मैटर करते थे, राइट। वो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन थे वो वहाँ पे ज़्यादा मैटर करते थे। अब यहाँ पे फुल एनालिंग प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ मैटर कर रही है, चेंज। यानी एक चीज़ आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगी कि इसके अंदर जो है वो
जो टेम्परेचर लिमिट है वो उसको बढ़ा के अब हम लोग विच इज़ कन्वर्टेड विच इज़ ऑन दी अबव दी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट, which is involve a prolonged heating which is just above the 723 degrees Celsius to produce a globular form of the carbides to improve the machinability. एक ग्लोबुलर यानी कि एक स्पेरिकल तरीके से जो कार्बाइड जो है उसके स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने के लिए अब जैसे ही वो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गए तो उसकी जो मशीनबिलिटी है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। तो मशीनबिलिटी इंप्रूव करने के लिए जो है वो हम लोग 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है इस स्टील को जो है वो हम लोग हीट कर रहे हैं। एनलिंग ए फेरस एलॉय टू ऑस्टेनेटिक कंडीशंस, राइट। जो एनलिंग प्रोसेस है वो जो फेरस एलॉय है उसको ऑस्टेनेटिक कंडीशंस के अंदर देन द कूलिंग विच इज स्लोली इन द फर्नेस और फर्नेस के अंदर ही उसको कूलिंग करना है through the 723 डिग्री सेल्सियस एंड टू लो टेम्परेचर उसको जो है वो 723 डिग्री के ऊपर हीट करके फर्नेस के अंदर ही उसको टेम्परेचर बंद करके उसको धीरे धीरे जो है उसको कूलिंग जो है वो उसका स्टार्ट करना है। द कूलिंग रेट इज विल बी 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस पर हावर टू 600 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही आपका 600 डिग्री टेम्परेचर के तक लाने के लिए उसको जो है जैसे आपने हीट क्या तक किया था यानी आपको 723 डिग्री सेल्सियस जो है वो किया था, राइट। तो पर घंटे के अंदर 1 घंटे में उसका जो है वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो फर्नेस के अंदर जो है वो कम होना चाहिए 600 डिग्री तक, राइट। अब इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या इसके फुल एनलिंग करने के क्या जो है वो एडवांटेजेस हैं। तो इसके अंदर जो बेसिक एडवांटेजेस है विच इज़ वी हैव रिफाइंड द ग्रेन्स ऑफ द कास्टिंग। सपोज आपने कोई कास्टिंग किया है तो इसके अंदर जो इसके ग्रेन्स हैं वो रिफाइन हो जाएंगे और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा फाइन ग्रेन्स हो जाएंगे, छोटे छोटे एक तरीके से ग्रेन हो जाएंगे। सेकेंड विच इज़ इंड्यूस दी सॉफ्टनेस, उसके अंदर उसकी सॉफ्टनेस जो है वो बढ़ जाएगी। देन इम्प्रूव द फॉर्मेबिलिटी, उसको आपको किसी शेप के अंदर फॉर्म करना है ना, राइट। तो आप फॉर्म कर सकते यानी फॉर्मेबिलिटी इज दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द प्रेस ऑपरेशन। जैसे हमने पंच और डाई पढ़ा था ना इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर, जैसे पाउडर मेटलर्जी के अंदर जो कॉम्पैक्टिंग वाला जो स्टेज था उसके अंदर हम लोग ने पढ़े थे कॉम्पैक्टिंग ऑपरेशंस के अंदर वी आर doing the compacting operations with using the punch and die, right? So that kind of the operation which is known as a kind of the formabilities operations, right? ये तरीके सा इस तरीके का जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने से इसकी फॉर्मेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। देन रिमूव द स्ट्रेन्स विच इज़ इन द फोर्जिंग प्रोसेस। अगर आपने कोई फोर्जिंग प्रोसेस किया है तो फोर्जिंग प्रोसेस इज़ वॉट वी आर अप्लाइंग सम काइंड ऑफ द हैमरिंग फोर्स। हैमर जैसे हैमर से उसको पीट के अगर आपने कुछ शेप उसको फॉर्म करने की कोशिश की है तो उस हैमरिंग प्रोसेस के अंदर जो स्ट्रेन्स डेवलप हुए वो स्ट्रेन्स जो है ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने से वो रिमूव हो जाएंगे एंड विच इज़ ऑल्सो इम्प्रूव दी मशीनबिलिटी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द फुल एनलिंग प्रोसेस। अब इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज़ अबाउट द टीटीटी डायग्राम। इसके अंदर जो टीटीटी डायग्राम है द टीटीटी डायग्राम इज डेजिग्नेटेड एज ए टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशंस डायग्राम। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो दैट इज़ द टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशंस डायग्राम। एक अगर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को आप थोड़ा नज़दीक से और समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर 3 साथ में टी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आप हीटिंग और कूलिंग का टाइम आप तय करोगे कि उस टाइम तक आपको हीट करना है, उस टाइम तक आपको कूलिंग करना है, राइट। उसके बाद टेम्परेचर दैट इज़ द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कि आप इस टेम्परेचर रेंज तक इस तरीके के स्टील को आप हीट करोगे और उसके बाद इस तरीके से उसको कूलिंग करोगे। और अब जब आप उस टेम्परेचर और उस टाइम के साथ उसको हीट और कूल करोगे और उस टाइम तक कूल करोगे तो इसके अंदर जो है वो
ट्रांसफॉर्मेशंस जो होने लगते हैं। किसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, तो उसके जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो ऑब्जर्व होने लगेंगे। अब स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी स्ट्रक्चर जो है वो स्टील के अंदर काफ़ी, अभी हमने 2-3 नाम तो पहले ही आपने एक बार आपके सामने आ चुके हैं, जैसे आपका फेराइट स्ट्रक्चर हो गया, परलाइट हो गया, सीमेंटाइट हो गया, ऑस्टेनाइट हो गया, बैनाइट हो गया, मार्टेनसाइट्स हो गए, राइट। ये जो है वो स्टील के अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स के नाम हैं। अब उसकी एटॉमिक अरेंजमेंट, उसके क्रिस्टल अरेंजमेंट के ऊपर से जो माइक्रोस्कोप में दिखता है ना, उस तरीके के हिसाब से उसको नाम दी गई है। उस टेम्परेचर रेंज में इस तरीके का, उस टेम्परेचर रेंज और उस परसेंटेज ऑफ कार्बन के साथ जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज ऑब्जर्व्ड इन द स्टील, राइट। तो आप देखोगे तो टाइम टेम्परेचर्स के अंदर, टीटीटी डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो टाइम दिया गया है, जैसे वो टाइम जो है वो सेकेंड्स के अंदर दिया गया है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो टेम्परेचर है, वो सेंटीग्रेड के अंदर जो है वो आपको टेम्परेचर दिख रहा है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर जो है वो स्टील को हीट करना स्टार्ट किया, यानी आप देखोगे तो एक ब्लू लाइन जो है वो दिख रहा है आपको, विच इज़ कॉल्ड एज ए MS लाइन, विच इज़ कॉल्ड एज ए MS लाइन। वहाँ तक जो है वो स्टील का जो स्ट्रक्चर था ना, वो स्ट्रक्चर था, वो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर था, दैट इज़ द मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। इस टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के अंदर दोनों चीज़ जो है वो हमें पैरेलल स्टडी करनी है। एक चीज़ जो है वो स्टडी करनी है हमें, जैसे हम लोग टेम्परेचर को 800 डिग्री तक लेंगे तो उसके अंदर उस टाइम के साथ क्या चेंजेस होंगे, किस तरीके का जो है वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस होगा। और रिटर्न, जैसे ही वो जो मेटल थी वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, अब लिक्विड में से उसको जैसे ही हम लोग ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो उसके साथ जो है वो क्या क्या चेंजेस जो है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो भी साथ में हमें स्टडी करना है, राइट। तो जैसे आप देखोगे तो 100 डिग्री एबव के ऊपर एक जो है वो लाइन जो आपको दी गई है, राइट। वो लाइन को आप देखोगे तो वो लाइन को जो है वो बेसिकली उसको मार्टेनसेटिक लाइन जो है वो बोला जाता है। उसके अंदर जो स्टील का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, वो स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मली आप टाइम जो लिमिट है वो 0 से लेके आपको 10,000 सेकेंड्स तक का जो टाइम है, उसके अंदर कोई भी तरीके का जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो रहे, राइट। अब जैसे टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ, यानी आप 200 डिग्री के पास चले गए, तो वो मार्टेनसेटिक स्ट्रक्चर्स जो था, वो MS स्ट्रक्चर था, वो अब चेंज होने का स्टार्ट हो गया। यानी इस डायग्राम को है ना वो हम लोग S डायग्राम भी बोल सकते हैं। आप देखोगे इसका जो शेप है ना वो S तरीके का शेप है। जैसे ही टेम्परेचर विच इज़ फर्दर इंक्रीज, विच इज़ वेरी क्लोज टू दी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ दी। अब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिस्टल के अंदर जो है वो बिगिनस हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 400 डिग्री सेंटीग्रेड के जो आजू बाजू जो है वो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब आप देखोगे तो 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली जो मार्टेनसाइट से ट्रांसफॉर्म होते होते वो परलाइट बन जा रहा है, राइट। अब अप्रोक्सीमेटली परलाइट के बाद अब सेम आपको उसको कूलिंग करने का जो है वो अब 700 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज ए यूटेक्टोइड टेम्परेचर, राइट। उसको जो है वो यूटेक्टोइड टेम्परेचर बोल सकते हैं। अब जैसे ही आप उस परलाइट जो है वो अभी पूरी तरीके से जो हीट किया गया है 7 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, आप उसका जो है वो अब प्रोसेस जो है वो कूलिंग प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। तो कूलिंग प्रोसेस जैसे ही ट्रांस होगा तो परलाइट है अब 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो परलाइट था उसका जो स्ट्रक्चर था, दैट इज द फाइन स्ट्रक्चर, फाइन परलाइट स्ट्रक्चर, राइट। जो पार्टिकल्स थे, जो उसके क्रिस्टल्स थे, उसके ग्रेन्स थे, वो एकदम छोटे छोटे ग्रेन्स थे, दैट इज कॉल्ड एज ए फाइन स्ट्रक्चर्स। अब जैसे ही उसका कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा, अब उसको आगे हम लोग हीट नहीं कर रहे हैं, उसको एटमॉस्फेयर के अंदर
उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो जैसे ही वो कूल होना स्टार्ट लगेगा तो उसके जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो ग्रेन्स है वो बड़े हो जाएंगे, राइट। दैट स्ट्रक्चर दैट ग्रेन्स इज स्टार्ट टू बिकम कोर्स, कोर्स बड़े बड़े जो है वो ग्रेन्स होने लगे, देन विच इज कॉल्ड एज ए कोर्स परलाइट। अब जैसे ही उसका और आप तरीके से और थोड़ा ज़्यादा जो है उसका कूलिंग करोगे, और जैसे ही वो टाइम कम होता चला जाएगा, तो आप देखोगे अब कूलिंग के अंदर हम लोग 10,000 सेकेंड से लेके 0 सेकेंड तक वापस जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो फिर से आपको एक ऐस तरीके का कर्व जो है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो फाइन परलाइट फिर से हो जाएंगे। इसके बाद जो है वो आपको स्ट्रक्चर जो अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है एट द टाइम ऑफ द कूलिंग, द स्ट्रक्चर at the time of the 100 seconds you are getting as a Bennett structures, right? Above the 400 degree, which is called as the upper granite, and above and which is below the 400 degree or very close to the 300 degree, which is the structure which is called as a lower Bennett structure we are observing, right? सो इस तरीके से जो है ये टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर टाइम और टेम्परेचर के साथ स्टील के अंदर जो है वो उसके क्रिस्टलोग्राफिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस जो है इस चीज़ के अंदर ऑब्जर्व होते हैं। ये जो डायग्राम है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, राइट। आप प्लीज़ इसको घर पे प्रैक्टिस करके एक बार ड्रॉ करके उसको समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको ज़्यादा तरीके से वो समझ में आएगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ स्टडी करने की कोशिश की थी, एनालिंग प्रोसेस को स्टार्ट करके इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ एनालिंग प्रोसेस थी और टीटीटी डायग्राम को थोड़ी समझने की कोशिश की। अगर इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ भी चीज़ समझ में ना आई है, तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के अंदर। जैसे ही आप वीडियो लेक्चर को देख लोगे तो उसके बाद उस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो वहाँ पे लिखना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी heat treatment of the steel.